हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन, इसमें हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ जाना है। जैसे कि आपने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं संक्रमण तत्व, कहाँ रखा गया है उन्हें, क्या है उनकी पोजीशन और क्या है उनका वर्गीकरण, कैसे उनको क्लासिफाइड किया गया है, क्या है कुल तत्वों की संख्या। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका था। संक्रमण तत्व के क्या कुछ स्पेसिफिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, वो लक्षण आपने पढ़े हुए थे। और फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन की जब बात आई थी, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपका चल भी रहा है, रनिंग क्वेश्चन है आपका, कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमको बताना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, कुछ एक खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिनमें आपने एक पहला प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में। आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप देख चुके हो, परमाणु त्रिज्या आप पढ़ चुके हो। तो इन चीज़ों के बाद में आज आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली, वो दूसरा पॉइंट था परिवर्ती संयोजकता। तो चलिए परिवर्ती संयोजकता की बात करनी है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला टॉपिक आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका परिवर्ती संयोजकता। क्या होता है परिवर्ती संयोजकता, इसके बारे में जानेंगे। या फिर परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर केवल इतना सा पहले तो आप समझ लें। यहाँ पर मैंने अवस्था यूज किया है, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो संख्या मतलब जस्ट अ नंबर। ऑक्सीकरण संख्या कोई एक विशेष संख्या की बात कर रहे होंगे, किसी एक विशेष चार्ज की बात कर रहे होंगे। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन ऑक्सीकरण संख्या की आपको परिभाषा भी ये बताई जाती है, किसी तत्व पर, परमाणु पर, आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं, यहाँ पर बात करनी है अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत सारे स्पेसिफिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आप देखते हो कि कभी +2 चार्ज मिलता है, कभी +3 चार्ज मिलता है, कभी +1 मिलता है, तो कभी +2 मिलता है, कभी +4 भी मिल रहा है। मतलब वेरियस टाइप ऑफ, एक ही तत्व पर अलग अलग चार्जेस आपको दिखाई पड़ते हैं। मतलब वो चीज़ अलग अलग अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे पानी की आप बात करते हो तो वाटर आपको ठोस अवस्था में मिलता है, बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में मिलता है, वो तो लिक्विड सभी को पता है। और एयर में भी आपको मिल जाता है ना, भाप के रूप में भी मिलता है, वो आपका जो होता है वो आपका गैसेस फॉर्म हो गया। तो जल की एक साथ आपको 3 अवस्थाएं मिल रही हैं। ऐसे ही आयरन की आपको 2 अवस्थाएं मिलती हैं, +2 और +3, फेरस और फेरिक। एग्जैक्टली वही बात है ऑक्सीकरण अवस्था। अवस्था का मतलब ये है कि एलिमेंट की एक से ज़्यादा अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे चार्जेस शो करता है, वही तो परिवर्ती है। वो क्यों ऐसा है, वहां से स्टार्ट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं, परिवर्ती संयोजकता से आप क्या समझते हैं, क्यों डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो परिवर्ती संयोजकता है क्या, या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है क्या। तो परिभाषा आप डायरेक्ट लिखेंगे कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के डी ब्लॉक तत्व, या डायरेक्ट बोलिएगा कि डी ब्लॉक तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक के तत्व एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, इसे उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या इसका रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको उसका एक बहुत छोटा सा जो बेसिक रीज़न बताया जा रहा है, वो केवल इतना बताया जा रहा है कि आप कोई भी एलिमेंट देखिएगा, उस एलिमेंट में सबसे उसके बाह्यतम कोश की जब बात करते हैं वो आपका होता है NS, और उसके बाद एक इंटरनल कोश की बात करिएगा जिसमें आपको D मिलता है, वो होता है N-1 D उपकोश। 2 उपकोश आपके पास हैं, ये सबसे बाह्यतम कोश है और ये उससे थोड़े का पहले वाला यानी कि आंतरिक बाह्यतम कोश है। आंतरिक बाह्यतम, तो 2 कोशों की बात कर रहे हैं आप जब, तो अब आपसे केवल इतना कहा जा रहा है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं। भाई यहाँ पर तो S है, तो S में 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। D जब आप देखते हो तो D में 1 से लेकर 10 तक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यहाँ पर। अब पॉइंट केवल इतना है, होता है जो एक्चुअल वो केवल है ये बात कि ये जो 2 बाह्यतम उपकोश होते हैं, इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, ऊर्जाओं में निम्न अंतर। ठीक है,
तो डी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश NS तथा N-D में बहुत ही कम ऊर्जा अंतर होता है, फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से निकल करके इधर उधर यूज होते रहते हैं। दैट मीन दोनों ही उपकोषों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही बात है कि अब जब दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो यही बात है कि अब देखो संयोजकता की जैसे आप बात करते हो, संयोजकता क्या होता है? तो संयोजकता का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, स्पेसिफिक जो सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही उसकी संयोजकता हो जाती है ना। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और क्योंकि वो बंध बनाने में सक्षम होते हैं इसलिए वो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसको संयोजकता कहते हैं। संयोजकता संयोजन की क्षमता, बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से संयोजकता होती है। पहले तो ये बात हुई। अब आपसे ये कहा जा रहा है ये परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसलिए प्रदर्शित करते हैं बेटा क्योंकि इन दोनों बाह्यतम कोश की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। अब जब बहुत कम अंतर होता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन NS के भी और N-D के भी, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कभी इसका इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता से इलेक्ट्रॉन बंध बना लेता है, कभी इनके इलेक्ट्रॉन अपनी संयोजकता से बंध बना लेते हैं। यही केस होता है ऑक्सीकरण अवस्था में भी। सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको, क्योंकि दोनों ही तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। भाई देखो होता, अब ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या मैंने पहले ही बताया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर आयन। यहाँ पर भी बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब जिसने अपना, कभी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, कभी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, दोनों में से जिसका भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो वो अलग अलग आयन बना रहा होगा। बस इसीलिए अब देखिए सिंगल सा सेंटेंस है, आपको लिखना क्या है? समझाने में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको डायरेक्ट सेंटेंस जो लिखना है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड भी करा दूंगा, लेकिन अभी भी सुन लो क्या है परिवर्ती संयोजकता से आप क्या समझते हैं। मैं परिवर्ती संयोजकता बताऊंगा, ऑक्सीकरण संख्या वही रहेगा, पर संयोजकता हटा देना। देखो आप बताओगे कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश NS तथा N-D उपकोषों में बहुत कम ऊर्जा अंतर होता है, फलस्वरूप दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, अतः ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से जब आप बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के लिए तो बस परिवर्ती संयोजकता हटा करके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस वाज द परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, इस वजह से ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको बोलनी होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना भी एग्जैक्टली रहता है। तो ये तो अभी जो आपने बात की है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या की, ये एक कॉमन सा पॉइंट था। एक जो बात आपको ध्यान रखनी है काम की बात में, वो काम की बात में आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्व में Zn एक ऐसा तत्व है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था स्टेट बोलते हैं नहीं शो करेगा, या फिर परिवर्ती संयोजकता नहीं शो करता है। तो जो जिंक है आपका वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर रहा है परिवर्ती। अब कुछ एलिमेंट जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो आप देखेंगे, प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व है, उनके लिए सीरीज आपको बताई जा रही है। इस तरीके से कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं। तो ये जो आपको एलिमेंट्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में बताया हुआ है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरीके से आपको चार्जेस दिखाई पड़ रहे हैं +2 +3 के साथ में, ठीक है। तो ये आपको चार्जेस मिलते हैं, ये जनरल सा पॉइंट है आपका।
स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वेनेडियम में, क्रोमियम में और मैंगनीज के लिए आपको ये चार्जेस बताए जा रहे हैं। तो ये एक टेबल जस्ट आपको ऐसे टेबल बनाना होगा, डेफिनेशन लिखना है और आपको ये टेबल बना करके दे देना है जब आपको नोट्स बनाना होता है उसमें, तो केवल इतना आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है आपको अभी पढ़ना है वो तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में बात करनी होती है। चुंबकीय गुण ये तत्व क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। और ऐसे ही एक और आपका स्पेसिफिक सा पॉइंट है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रंगीन यौगिक बनाने वाला पॉइंट, कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, रंगीन यौगिक की बात करनी है। तो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ये तत्व, हेडिंग है आपकी रंगीन यौगिक, या कई बार लिखा हुआ मिल जाता है सॉल्ट, तो ये तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं। जब पॉइंट आपके सामने आता है तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो तत्व हैं वो विलयन अवस्था में ही रंगीन लवण और रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। बहुत अंडरलाइन पॉइंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि कब ये यौगिक बनाते हैं, तो विलयन अवस्था में, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, कब करते हैं, विलयन अवस्था में करते हैं। और फिर वहीं पे ही आपसे पूछ लिया जाता है उसका कारण क्या है, कारण भी सुनिएगा, ये मैंने लिख दिया, कब करते हैं, विलयन अवस्था में। कारण आ रहा है अब आपको, इसका कारण क्या है। तो चलिए कारण की बात आती है तो कारण भी आप पढ़ लेंगे। कारण बोल रहे हैं अपूर्ण डी कक्षक। क्या कारण है, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का, रंगीन लवण का निर्माण करते हैं। कहाँ करते हैं, विलयन अवस्था में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। पॉइंट इज क्लियर, इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। अब जब कलर की बात आती है तो कलर की बात ये आती है कि भाई आपको जो कलर दिखाई पड़ते हैं वो क्यों दिखाई पड़ते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो रीज़न एक्चुअली ऐसा रहता है, बड़ा बेसिक जो रीज़न का पॉइंट आता है कलर दिखाई पड़ने का, वो आपसे ऐसे बताया जाता है कि होता एक्चुअली ये है कि हमें कोई भी कलर दिखाई पड़ता है वो केवल और केवल दिखाई पड़ता है कि ये जो श्वेत प्रकाश होता है, वाइट लाइट, जो सनलाइट की आप बात करते हो, वाइट लाइट में जो कलर होते हैं वो सबको पता है 7 कलर होते हैं। विबग्योर के हिसाब से उन्हें अरेंज किया जाता है, विबग्योर है ना, बैनी आहा पिनाला करके। तो विबग्योर के हिसाब से आपको कलर मिलते हैं, वो किसमें, श्वेत प्रकाश में। वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्योर का उनका ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर के बिहाफ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु, अब देखिए कलर दिखाई पड़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पर दूंगा वो रीज़न एक्चुअली यही रहता है कि होता ये है कि वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब के बाद में उसका परावर्तन होता है कलर का, जो कलर का परावर्तन होता है वो कलर में दिखाई पड़ता है। एक्चुअली ऐसा रहता है, इन रियलिटी ये होता है कि जितनी भी वस्तुएं हमें कलर दिखाई पड़ती हैं वो वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और उनका जो पूरक तरंग दैर्घ्य वाला होता है वो कलर हमें दिखाई पड़ता है। अब ये पूरक तरंग दैर्घ्य क्या है वो टेबल आपको अलग अलग बना करके दिया जाएगा, उसके बिहाफ पे बताया जाएगा। फिजिक्स में भी आपको एग्जैक्टली यही वाला टॉपिक पढ़ने को मिलता है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे आपसे पूछा जाता है कि क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो उसका रीज़न इंटरनली आपने बताया अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, इस वजह से हमें कलर दिखाई पड़ता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, इन रियलिटी बेटा होता ये है कि भाई अपूर्ण कक्षक होते हैं। होता ये है अपूर्ण होने की वजह से कि जो आपके पास यौगिक है या जो आयन है उसमें ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसका कक्षक है अपूर्ण, तो उसके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से निकलकर उच्च ऊर्जा में जाते हैं। निम्न ऊर्जा के डी कक्षकों से निकल के उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में जाते हैं, और उसी बीच में क्योंकि दोनों में ऊर्जाओं का अंतर होता है बहुत कम, तो डी से निकल के निम्न ऊर्जा कक्षक से निकल के उच्च ऊर्जा कक्षक में जा रहा है, ठीक है ना। निम्न डी ऊर्जा से निकल के उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, और उसी बीच में लाइट का एब्जॉर्बेशन होता है। जो वाइट लाइट है, जो वाइट लाइट श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश का होता है अवशोषण, और उस अवशोषण के साथ ही
वहाँ पर आपको कुछ कलर दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं एक टेबल के बिहाफ पर। और ये जो एक बात आई अभी आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन निम्न डी ऊर्जा स्तर से निकल के उच्च डी ऊर्जा स्तर में जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी संक्रमण। आगे आपको ये पॉइंट मिलने वाला है, अभी आपको ये स्पेशली थ्योरी मिलेगी कि डी संक्रमण से आप क्या समझते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक को हम लोगों को फिर से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो डी संक्रमण की बात करेंगे। अच्छा, इन जनरल केस, बहुत ही जनरल, बिल्कुल एक लाइन में, क्यों बनाते हैं? अपूर्ण डी कक्षा के कारण, और जिसकी वजह से डी संक्रमण होता है। यौगिक में डी संक्रमण पाया जाता है, फलस्वरूप यौगिक हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आपके सामने आ गई। सामने कह रहे हैं कि जो चलो देख लेते हैं हम लोग एक टेबल भी और उनका कलर। संक्रमण धातु, उनके बाह्यतम कोश का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनका कलर क्या है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। बाह्यतम कोश का विन्यास और उनका क्या कलर आएगा, वो कलर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। आप लोग भी यही टेबल ऐसे बना लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। चलिए भाई देखते हैं। संक्रमण धातु या आयन लिखा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे, मेटल आयन। ठीक, आयन लिखा हुआ है ये। क्या क्या यहाँ पर चीज़ें मिलने वाली हैं? स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम के बाद में आपको मैंगनीज मिलता है। मैंगनीज में आपको बहुत सारे आयन मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो Mn+2 ही होता है। जैसे आपको Fe में दोनों यूज़ मिलते हैं, +2 भी मिलता है, +3 भी मिलता है, फेरस वाला कंपाउंड भी मिल रहा है, फेरिक वाला कंपाउंड भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। ऐसे ही आपके एक और दिखता है कॉपर का, कॉपर में +2 भी मिलता है और +1 भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं आपको, है ना। कॉपर के साथ भी सेम थिंग चलता है आपको। और तो ऐसे ही आपको कलर की बात बताई जा रही है। अब जैसे आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में देखोगे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन, जब आप विन्यास कर दोगे Sc+3 का तो 3d 0 आ जाएगा। Mn+2 का करेंगे तो ये 3d 5 आ जाएगा। Fe+2 का करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 3d 6 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका करिएगा तो इसमें आपको फिर 3d 5 मिलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 6 था ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे जब आप Cu+ का करेंगे तो आपको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना वहाँ से, तो 10 मिलता है और यहाँ पर 3d 9 मिलता है। इसका कलर की आप बात करिएगा तो ये तो हो गया रंगहीन। दूसरा आपको ऐसे ही मिलता है लाइट पिंक कलर, हल्का गुलाबी, नेक्स्ट ऐसे ही आपको जब मिलता है Fe+2 और Fe+3 की आप बात कर लेंगे तो उसमें हरा मिलेगा कलर, पीला मिलेगा। और नेक्स्ट ऐसे ही आपको जब 3d10 आप जब देख रहे हैं तो 3d10 में आपको कलर की अगर बात करिएगा ना तो 3d10 का कलर एक्चुअली रंगहीन होता है। अभी आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया भी, नहीं बताया तो भी बता दे रहा हूँ। ये कलर तो बड़ा पॉपुलर था, 9th में क्वेश्चन भी यहाँ से मिलता था, ब्लू कलर होता है Cu+ का। तो एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है, ये मैं टिक किया हूँ क्योंकि नोटिस करने वाली चीज़ है। क्या? 0 10 कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, 3d 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पीछे वाली जो ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फिल है, पूरी भरी हुई है। जैसे 3d 10 पूरा भरा हुआ, d में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो जब कक्षक अगर आपकी अपूर्ण है, देखो लिखा था, कारण क्या है? रंगीन यौगिक बनाने का अपूर्ण। अगर कक्षक अपूर्ण है तो उस केस में कलर आपको मिलेंगे हल्का गुलाबी, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बाकी है, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बाकी है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बाकी, 2 कलर आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन, 1 बाकी, तो कलर आ रहा है। यहाँ पर देखो पूरा भरा हुआ है, खाली है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं करनी। यहाँ पर देखिए आप कंप्लीट है। तो अगर आपका वो कक्षक अपूर्ण नहीं है, पूरित है, पूरा भरा हुआ है,
तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर कलर आपको मिलेगा रंगहीन, कोई भी वाइट लाइट का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, दैट्स वाई वहाँ पर कलर आपको मिलेगा रंगहीन। लेकिन जब कक्षक अपूर्ण होती हैं तो अपूर्ण कक्षक होने के कारण उन कक्षकों की ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने एनर्जी के हिसाब से अपनी ऊर्जा के बराबर वाले या अपनी ऊर्जा वाले किसी श्वेत प्रकाश के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। जो कलर है ना अलग अलग, उनकी सबकी तरंग दैर्घ्य होती हैं बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल निश्चित, तो वो उस तरंग दैर्घ्य को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनका जो पूरक कलर होता है वो हमें दिखाई पड़ने लगता है। अब पूरक कलर की जो बात कर रहे हैं वो यही हो रहा है कि Mn+2 ने एक वाइट लाइट को एब्जॉर्ब किया और हमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है कलर, हल्का गुलाबी। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का रीज़न केवल यही कि यहाँ से आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन भरा है या नहीं भरा है, पूरित है या अर्धपूरित है। तो फिर से सुन लो, अगर कोई कक्षा पूरी भरी हुई है तो पूरित है मतलब पूरी भरी हुई है तो फिर आपको कलर मिलेगा रंगहीन। लेकिन अगर अपूरित है, भले वो अर्धपूरित हो, अगर अपूर्ण है दैट मीन वहाँ पर आपको कलर मिलेगा, वो कलरफुल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ काम की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अब इसी के बाद जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चलिए वो भी देख ले रहे हैं। काम की बात में अगर आप चाहो तो केवल आपको ये बात बताई जा रही है कि एक तो ये जिनमें डी कक्षक पूरे भरे होते हैं वो आपके लिए कैसे हो गए हैं, रंगहीन हो गए। दूसरा ये जो कारण है वो डी कक्षक के कारण है, अपूर्ण डी कक्षक। और इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निकल के उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डी संक्रमण। तो डी संक्रमण के कारण ही आपको कलर भी दिखाई पड़ता है। डी संक्रमण के कारण श्वेत प्रकाश का होता है अवशोषण और जिसके कारण आपको पूरा कलर मिलते हैं। तो ये तो आपके सामने हो गया एक पॉइंट, इसको जल्दी से कर लीजिए नोट। इसके बाद में अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। ओके, तो चलिए इसको करते हैं रेस, देखते हैं कुछ नया टॉपिक, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे बोल भी चुका था कि अलग अलग स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। देखें भाई, नेक्स्ट इसके बाद में चुंबकीय लक्षण की बात करनी है। लक्षण या प्रकृति एक ही बात है। तो चुंबकीय प्रकृति कैसा है बाय नेचर वो आप देख ले रहे हैं। चुंबकीय प्रकृति की अगर आप बात करते हैं तो जनरल सा पॉइंट है आपके लिए कि चुंबकीय प्रकृति में चुंबकीय प्रकृति के आधार पर कोई भी तत्व, मैग्नेटिज्म में वैसे तो मैग्नेटिज्म आपको पूरा टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, बट डी ब्लॉक के केस में हम लोग एलिमेंट की जब बात करेंगे तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं ना, ये वाले तत्व 3 प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या तो वो अनुचुंबकीय होंगे, या तो वो प्रतिचुंबकीय होंगे, या तो वो फेरोचुंबकीय होते हैं। फेरो को मतलब लौह चुंबकीय कहा जाता है। तो चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को। ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो अनुचुंबकीय की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, अपने आप सभी लोगों को पता है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला कहा जाता है डायमैग्नेटिक, और लास्ट वाले को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो क्या होता है अनुचुंबकीय और क्या होता है प्रतिचुंबकीय? कब प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं, कब अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं? ये तो बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे
तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बारी पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, अनसॉल्व पेपर देखिएगा, बुक उठाकर देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं आपको। बताइए निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, बताइए निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, ये ऐसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा छोटा सा पॉइंट है, देखो जरा इसको। क्या लिखा मैंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये आपको हमने लिख करके दे दिया है ना। तो चलो देखो पॉइंट बहुत ध्यान से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, ठीक है, मतलब हैं, अगर किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगर किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। बस बिल्कुल छोटा सा जो पॉइंट है वो केवल और केवल इतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। जैसे क्वेश्चन आता है Cu+ में और Cu+2 में, मैं लिख दूं यहीं पे एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये जैसे क्वेश्चन आया Cu+ तथा Cu+2 में कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय, ये आपको बताना है। तो क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु क्रमांक 29। इसका जब आप विन्यास करोगे तो आप देखोगे क्या आएगा, कॉपर के लास्ट में आता है, आप अगर ध्यान हो आपको 4s1 3d10 कॉपर, वो Cu का होता है। Cu के लास्ट में क्या आएगा 29 का, आप देखो पहले तो ये आएगा, फिर इसी को चेंज कर दिया जाता है इसको, तो फिर ये बन जाता है 110। ठीक, ये तो कॉपर का हुआ। अब आपको जब केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4s0 और साथ में 3d10। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मतलब ये क्या आएगा 4s0 और 3d9। बात समझ गए, 4s0 3d9, 4s0 3d10। अब भाई इसमें तो 0 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जब अब इलेक्ट्रॉन है नहीं आपके पास में तो उसको हम लेंगे भी क्यों। आपको केवल देखना है 3d9 और 3d10 को। देखो अच्छा सुनो, सीख गए यहीं से। d10, d में कक्षक 5 कक्षक हैं और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो कितना हो गया 5 दूनी 10। इट मीन इसके पास क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सब भरे हैं, सब भरे हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर 9, एक बाकी है ना, एक बाकी, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित वो होता है अनुचुंबकीय, जिसके पास नहीं होते हैं वो होता है प्रतिचुंबकीय। देख लिया, जान लिया, पहचान लिया या नहीं? अगर हाँ तो ये प्रैक्टिस करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, इनको आपको पूरा विन्यास करके देखना होगा। हमने तो यहाँ शॉर्ट में बता दिया, बट आप जब कर रहे हो तो पूरा विन्यास करके दिखाएंगे और ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद अलग अलग लिख देना, पहचान जाओगे। ठीक, तो ये तो बात हुई अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अच्छा, परिभाषा के अगर आप जानना चाह रहे हो तो परिभाषा में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अनुचुंबकीय, अनु का मतलब होता है पीछे, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अब आप ये मत लिखना कि पीछे पीछे जाते हैं, नहीं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक से प्रतिकर्षण रखते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, और अचुंबकीय आता है जिनमें लक्षण ही नहीं पाया जाता है, बिल्कुल प्रॉपर्टी होती नहीं, वो अचुंबकीय। लेकिन अब आपको बात करनी है लौह चुंबकीय पदार्थों की, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो आप बताते हैं कि जैसे Fe है, आयरन है ना, उसको आप कोबाल्ट Ni तत्वों के जो अनुचुंबकीय लक्षण वाले तत्व हैं उनके साथ अगर आप रख देते हो तो होता क्या है, उनमें भी थोड़ी बहुत देर के लिए वो लक्षण आ जाता है, चुंबकीय पदार्थ वाला लक्षण आ जाता है। पहले से नहीं है लेकिन उनमें आ गया, तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं लौह चुंबकीय तत्व। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा वो पेचकस होता है, उस पेचकस में कई बार सिक्के चमक या कॉइन होते हैं, उन कॉइन को थोड़ी देर चुंबक के साथ रखो, चुंबक के साथ रखने के बाद में उसमें कॉइन टू कॉइन आप चिपका लीजिए, या फिर ऐसे ब्लेड होता है आपका ना, ब्लेड जानते हैं, तो ब्लेड को आप थोड़ी देर मैग्नेट के साथ लगा दीजिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर उसी ब्लेड में बहुत सारी ब्लेड आप जोड़ सकते हो।
रीज़न बिहाइंड दैट वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है। पदार्थ ऐसे जो खुद अनुचुंबकीय हैं, दूसरे पदार्थ ऐसे जिनमें प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रतिचुंबकीय है या अचुंबकीय है, लेकिन आपने उसके साथ में रख दिया अगर, तो फिर उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। जनरल पॉइंट में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपसे ऐसे भी कहा जाता है, बताया जाता है आपको, कहते हैं कि जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एनआई तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है, इन्हें लौह चुंबकीय या फेरोचुंबकीय तत्व कहते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी चुंबक वाली ज़्यादा है, दूसरे में प्रतिचुंबकीय लक्षण है, उनमें लक्षण थोड़े से ज़्यादा हैं, वो अनुचुंबकीय है, उनके साथ में आप किसी दूसरे को रख दो तो उनमें भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ एक जनरल से पॉइंट आप लोगों ने जो पढ़े अभी तक, ये सब चीज़ें मुझे लगा कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं इसी के साथ में, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये छोटा सा पॉइंट है, केवल आपका प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पहचानने के लिए आता है, जानने के लिए आता है, उसको लिख देना है। जल्दी कर लें। एक फार्मूला बताना है, वो फार्मूला आप जल्दी से नोट कर लें। छोटा सा पॉइंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड, हालांकि इसी पे ही आता है, तो वो आप जल्दी से नोट कर लो, मैं बता देता हूँ। टॉपिक है आपका चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में n+2n, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये तो बात हुई फॉर्मूले की। म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, मैं आपको पहले बताया हुआ है। तो चलो एक फॉर्मूला आपने देख लिया, तो न्यूमेरिकल भी जल्दी से देख ले रहे हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी, सपोज थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यदि n बराबर 1 जैसे मिलता है आपको टाइटेनियम +3, ठीक, तो अब इसका आपको म्यू फाइंड करना है। म्यू से क्या फ़ायदा होगा वो भी हम लोग जानेंगे। वैल्यू पुट करिएगा, हियर कम्स 1 + 2 × 1 दैट इज़ √3 आ रहा है आपका, और जब √3 की बात करिएगा तो आपका आ जाता है, ये हो जाएगा 1.732 नियर अबाउट समथिंग, और यूनिट यूज़ होती है BM, यूनिट यूज़ होगी BM। 1.732 आ गया एक वैल्यू। अब ऐसे ही आप अगला ट्राई करेंगे एक और, जैसे n बराबर 2 है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, एक और देख रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यदि n बराबर 2, फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम +3, करके देख लेना। वेनेडियम +3 का, Ti+3 का, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलेंगे, इतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये वैल्यू पुट अप करें, टू + 2 × 2 आ जाएगा 4 × 2 दैट इज़ √8। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2√2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 बाहर चला जाएगा, है ना। सो वैल्यू की बात करिएगा तो आपको मिलता है 2.82 BM। अब ये BM क्या है,
तो Bm यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और एक बात आपसे कही जा रही है, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, तो इसको कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन। Bm को बोहर मैग्नेटॉन कहा जाता है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और बहुत खास बात आपको बताएंगे कि किसी आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान जितना ज़्यादा होता है वो आयन उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है। ये सबसे बड़ी बात है। देखो दो आयन आपके सामने, 1.732 आया, 2.82 Bm आया। इन दोनों में कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय वाला लक्षण रखता है? टाइटेनियम और वेनेडियम में किसका अनुचुंबकीय गुण अधिक होगा? आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आप उसका ये म्यू फाइंड कर लेंगे। म्यू फाइंड करने के साथ आपको पता चल जाएगा कि जिसका ज़्यादा है Bm या म्यू, उसका ज़्यादा होगा अनुचुंबकीय लक्षण। इन शॉर्ट आपके समझने के लिए अगर मैं लिखूँ इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, काम की बात में नोट कर लीजिएगा। अनुचुंबकीय गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जिसमें जितना ज़्यादा लक्षण होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा, उसका मतलब है कि उसमें उतना ही ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होता है। या उल्टा ऐसे बोल सकते हो, जिसका जितना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा उसमें उतना ही ज़्यादा अनुचुंबकीय लक्षण होता है। ये पॉइंट भी आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये पूछा भी जाता है आपसे, आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। छोटा सा एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। और इसके बाद में एक पॉइंट आपको और बता दे रहा हूँ, फिर आपका आज का क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए, आई विश कि आपने नोट कर लिया होगा। अब जो कुछ भी है, अगर नहीं भी नोट हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और लास्ट क्योंकि पॉइंट है आज का, जटिल या फिर संकुल यौगिकों का निर्माण। जटिल यौगिकों का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण। डी ब्लॉक के तत्व क्यों करते हैं संकुल यौगिकों का निर्माण? क्या है कारण, क्या है रीज़न? ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, तो आपको बहुत इजीली बताना होता है कि ये तत्व आसानी से संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसका जो कारण है वो कारण केवल इतना है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में रिक्त डी उपकोष नहीं पाए जाते हैं, खाली डी उपकोष नहीं होते हैं इनके पास में। ठीक है, जिसकी वजह से ये तत्व आसानी से उपसह संयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। खाली डी उपकोष नहीं है उनके पास में, है ना। तो जब आप देखेंगे यही पॉइंट आपको मिलेगा तो आपको ये बताया जा रहा है। चलिए, कारण हम आपको लिख करके यहाँ पर दे दे रहे हैं। ऐसा करते हैं, शॉर्ट में कारण लिख दे रहे हैं। कारण, ये यौगिक डी ब्लॉक के तत्व ये क्यों बना रहे हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों कर रहे हैं, तो उसका जो कारण है वो कारण यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। तो पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। कारण है रिक्त डी उपकोष की उपस्थिति। ठीक, ये आप देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। अभी यहां से याद रहेगा आपको कि डी ब्लॉक के तत्व या कोई भी तत्व जो संकुल यौगिक बनाता है, डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक में मिलता है,
मोस्टली डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक के अलावा किसी की भी बात करिए आप कि डी ब्लॉक के तत्व तो संकुल यौगिक या संकुल आयन का निर्माण क्यों करते हैं, जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं, कोई भी तत्व उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, कारण केवल इतना है क्योंकि इन तत्वों में रिक्त डी उपकोष पाए जाते हैं, इनके बाह्यतम कोष में खाली डी उपकोष मिलेंगे, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो एक एग्जाम्पल कैसे बन रहा है, क्रोमियम जो है वो बनाता है रिक्त डी उपकोष, बनाता है वो संकुल आयन, कैसे बनाता है देखो जरा, स्टार्ट करते हैं। 24 का विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये हो गया 4s1 3d5 तक आपका जो आपने विन्यास किया। अब इसके बाद में हमें जब कोई एक यौगिक का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको एक आयन की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि जो यौगिक होता है, जो भी आपको यौगिक दिया जाएगा उस यौगिक की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है, उसी के बेहाव पर आप बनाते हैं। जैसे सपोज अभी हम लोग जो संकुल आयन बना रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको। अभी हम लोग जो संकुल आयन बना रहे हैं वो संकुल आयन हम लोग बना रहे हैं ये CrNH3 का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये वाला जो संकुल आयन है, ये वाला जो जटिल आयन है, इस जटिल आयन का निर्माण हम लोग अभी करने वाले हैं। तो अब ये बात आप समझ लीजिए, जो भी आपको जटिल आयन बनाना है उस जटिल आयन में आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो +3 आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर +3 लिया हुआ है। तो अब +3 का आप विन्यास करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, कहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा 4s0 हो जाएगा, 2 यहाँ से निकलेंगे तो ये हो जाएगा 3d3 हो गया। इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब आपको जो बनाना है वो उसके बाद आगे बनाना है, तो चलो जरा देख लेते हैं लास्ट बाह्यतम कोष में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। यहीं से बनाएंगे आप, ये आपका 3d ऑर्बिटल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए 2 3। और इसके बाद आगे के ऑर्बिटल भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं। जब आप संरचना बनाते हैं संकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो संकरण में आपने पॉइंट सीखा होगा, ये 4s आपको लेना है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी। और आगे वाली कक्षा से आपको, क्योंकि कक्षक वहाँ भी खाली मिल रहे हैं, वहाँ से भी आप ऑर्बिटल यूज़ कर लेते हैं, वो आपको मिल रहा है 4p, इलेक्ट्रॉन उसमें भी नहीं तो लिख दिया 0 0। हमें यौगिक कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है। अब ये वाला संकुल आयन कैसे बना लेता है, क्रोमियम इसलिए बना लेता है क्योंकि इसके पास में खाली डी कक्षक हैं। क्रोमियम ये यौगिक कैसे बना रहा है, इसलिए बना रहा है क्योंकि इसके पास खाली डी कक्षक, देखो हैं खाली डी कक्षक, इसीलिए यहाँ पर बनता है, ठीक। अब देखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, एक लाइन लिखी जाती है, क्रोमियम आयन के द्वारा 6NH3 के लोन पेयर को ग्रहण करके संकुल आयन का निर्माण, अभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, सब चीज़ें सीख जाएंगे इसके अगले वाले चैप्टर में। तो संकुल आयन का निर्माण कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए देखें, फिर से आप यही सारी चीज़ें लिखें, मैं इधर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। तीन है, ओके, यहाँ लिख देता हूँ, ये 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 4p ऑर्बिटल है, ये 2 खाली ऑर्बिटल है ना। NH3 कितने ऐड करने हैं आपको, 6 NH3 ऐड करने हैं। एक NH3 से 1 लोन पेयर मिलता है, 6 NH3 से 6 लोन पेयर मिलेंगे। लोन पेयर का मतलब लोन पेयर का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात करनी है ना, और आपको पता है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और ऐसे ही आगे के आपके पूरे आपके 6 NH3 ऐसे जुड़ जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं वो किसके हैं, NH3 के हैं, और यहीं से आपको संकरण भी मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन है NH3 के,
आप चाहो तो लिख भी सकते हो NH3 के इलेक्ट्रॉन, और यहीं से आपको ये संकरण दिखाई पड़ रहा है, 2 d ऑर्बिटल यूज़ हुई हैं, इसलिए 2 आपका d ऑर्बिटल यूज़ हुआ है ना, इसलिए ये हो जाएगा d, यहाँ लिख दे रहा हूँ। संकरण कौन सा है वो आप कैसे निकालते हो, 2 d है तो D2 एक S है और 3 P है, D2sp3 संकरण। तो संकरण कौन सा मिल रहा है, D2sp3 यहाँ पर संकरण आपको मिल रहा है। अब इसमें D2sp3 संकरण क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न भी आपको ये मैंने बता दिया, या मैंने लिख करके दिया हुआ है D2sp3 संकरण। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर संकरण कौन सा आया बेटा, ये हम कैसे जानेंगे संकरण कौन सा आया है, तो जितने ऑर्बिटल यूज हुए वहीं से आप संकरण दिखा देते हैं ना, जो आप देखो, आप देख पाओगे, आपको समझ में आएगा कौन कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर D के कितने ऑर्बिटल हैं, 1 और 2, ये 2 आपको NH3 वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना, तो ये आप यहाँ पर देखिए 2 दिख रहे हैं ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल किसका, D का, 3D है ना, 3D में 1 2 3 5 कक्षक हैं, तो 2 किसके यूज हो रहे हैं, D के, एक किसका यूज हो रहा है, S का, और यहाँ पर आप देखिए बाकी 3 किसके ऑर्बिटल यूज हुए, P के। तो ये जब आप देख रहे हो कि 2 ऑर्बिटल D के, 1 ऑर्बिटल S का और 3 ऑर्बिटल P के यूज हो रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर संकरण मिलता है। मैं संकरण आपके लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ इस स्पेस में, ठीक है। तो संकरण कौन सा आएगा, D के कितने, 2, फिर उसके बाद क्या था S, फिर उसके बाद क्या था 3, कितने थे 3, तो D2sp3 संकरण आएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ अगली क्लास में, ठीक। अभी के लिए केवल इतना ही, आज की क्लास ओवर हो रही है आपकी, और ऑलमोस्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अगली क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक। अभी के लिए थैंक यू।